हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिक रोगों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आनुवंशिकता होती क्या है। तो आनुवंशिकता ये होती है जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे जनरेशन टू जनरेशन क्या बोलते हैं, उनका स्थानांतरण होता रहता है। जैसे कि कुछ लक्षण थे हमारे पूर्वजों में थे, हमारे दादा परदादा में थे, जो कि फिर हमारे पिता में आए, फिर पिता से वो लक्षण हमको मिले, फिर हमसे हमारे संतानों में जाएंगे। तो इस लक्षणों के संचरण को या फिर लक्षणों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। अगर बात की जाए आनुवंशिक लक्षणों का वाहक हम लोग किसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डीएनए को, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक। और अगर हम लोग बात करें आनुवंशिक रोगों के बारे में, तो वही सेम कंडीशन है। जैसे कि लक्षण प्रवाहित होते थे पूर्वजों से हम में, फिर हमसे हमारे बच्चों में, तो सेम वही कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए पूर्वज में कोई रोग रहे हों जो कि फिर हम में आए हो, फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिक रोग, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते रह रहे हैं और फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती हो, कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो जिसमें कि विज्ञान पूछा जाता है, उसके लिए यह आनुवंशिक रोग टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कुछ रोग हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है और सिंड्रोम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीमोफीलिया, और उसको बगल में लिखा हुआ है शाही रोग। तो आप पूछ सकते हैं हीमोफीलिया को शाही रोग क्यों कहते हैं। तो शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लंदन की महारानी विक्टोरिया थी, वह इस बीमारी की सबसे बड़ी वाहक थी, सबसे बड़ी कैरियर थी। खासकर जो आनुवंशिक रोग होता है उसमें जो महिलाएं होती हैं इस बीमारी की वाहक होती हैं, और जो पुरुष पुरुष होते हैं वह इस बीमारी में रोगी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है महिलाओं में भी वो रोग है, लेकिन वह वाहक का काम करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वह रोगी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सबसे पहला लक्षण है वो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। जैसे कि मनुष्य को अगर थोड़ी सी भी खरोच लग जाती है तो इससे ब्लड रुकता नहीं है, बहता ही रहता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि धीरे धीरे मनुष्य का या फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग में रक्त का थंबा नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता या नहीं बन पाता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वह रक्त में अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जम पाता या नहीं बनता है। बात अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग करें तो यहाँ पे एक्स संलग्न रोग है। जैसे ये जो बीमारी है ना, वो एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है, एक्स संलग्न रोग है। चलिए बात करते हैं दूसरी बीमारी की, जो कि है वर्णांता। तो आइए देखते हैं वर्णांता के बारे में। यहाँ पे वर्णांता, इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यही है कि मनुष्य, मतलब यह जो रोगी है वह कलर में फ़र्क नहीं कर पाता। अगर पूछा जाए कौन से कलर में, तो लाल और हरे कलर में फ़र्क नहीं कर पाता। इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में, हरे रंग को पहचान नहीं पाता। तो ये इस रोग का मेन लक्षण है कि इसमें रोगी लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं कर पाता। इसीलिए जो वर्णांता के जो रोगी होते हैं उनको रेलवे में या फिर ट्रैफिक पुलिस में नहीं लिया जाता है, फिर यह लोग नहीं लेते हैं। और यह भी रोग एक्स गुणसूत्र की गड़बड़ी से होता है। अगर बात किया जाए कि क्यों लोग फ़र्क नहीं कर पाते लाल और हरे रंग में, तो आंखों के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, शंकु कोशिका होती हैं और शलाका कोशिका होती हैं। इंग्लिश में कोन सेल्स बोलते हैं और रॉड सेल्स बोलते हैं। तो जो कोन सेल्स होते हैं, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति या फिर रोगी लाल व हरे रंग में फ़र्क नहीं कर पाता। तो यह है वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर के रोग पे, आनुवंशिक रोग पे, जो कि है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब यही हुआ कि एनीमिया का मतलब, जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि एनीमिया का मतलब यही होता है कि मतलब मनुष्य के शरीर में जो रक्त का जो ब्लड काउंट है वो घट जाता है। जब ब्लड काउंट घट जाता है तो उस सिचुएशन को या फिर उस स्थिति को हम लोग कहते हैं एनीमिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया की हम लोग बात करें तो इसमें लिखा हुआ आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। जब आरबीसी हंसियाकार हो जाएगी, तो जब आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन परिवहन करना। तो जब ऑक्सीजन हंसियाकार हो जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। तो जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारी कोशिकाओं और हमारे शरीर को हानि पहुंचने लगेगी। तो क्यों यहाँ पे आरबीसी हंसियाकार होने लगती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने लगता है,
जिसकी वजह से होता ये है कि आरबीसी हंसियाकार हो जाती है और जो स्वस्थ आरबीसी की जो संख्या होती है वह घट जाती है, क्योंकि ज़्यादातर आरबीसी जो होती है हंसियाकार रूप ले लेती हैं। तो इसी वजह से इस सिचुएशन को हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी में आरबीसी की काउंट घट जाती है और आरबीसी हंसियाकार हो जाता है। यह भी एक आनुवंशिक रोग है, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखिएगा कि इसका एक मेन लक्षण है आरबीसी हंसियाकार हो जाती है सिकल सेल एनीमिया में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई ना कोई सिंड्रोम हमेशा हमेशा पूछता रहता है। तो चलिए देखते हैं सिंड्रोम में। तो यहाँ पे पहला सिंड्रोम आपको दिख रहा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है, टर्नर सिंड्रोम लिखा है 45+X और लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है 44+X और लिखा हुआ है 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। तो आपको ये जानना है जो गुणसूत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ दैहिक गुणसूत्र होते हैं और कुछ लिंग गुणसूत्र होते हैं। संख्या की बात करें, जो टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। पेयर में अगर हम लोग बात करें तो 23, ये 23 पेयर। तो जिसमें से अगर हम लोग जाने तो 46 गुणसूत्र में जो कि 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, दैहिक गुणसूत्र रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 44 जो गुणसूत्र है वो दैहिक गुणसूत्र है और बाकी जो 2 गुणसूत्र बचते हैं वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही लिंग गुणसूत्र दिख रहा है X और लिखा हुआ है यहाँ पे 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं जो कि 45वां और 46वां होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 45 गुणसूत्र हो पाते हैं, 46वां गुणसूत्र अनुपस्थित हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो आप ये बात आपको ध्यान देना है कि लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है और ऐसी महिलाएं इनफर्टाइल होती है, मतलब कि बांझ तरह की होती हैं और मंद बुद्धि होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। ये सारे लक्षण इनके रोगी में पाया जाता है। मेन आपको ये बात याद रखनी है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, दैहिक गुणसूत्र तो सेम होते हैं लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, मतलब कि टोटल गुणसूत्र 45 ही रह जाते हैं। तो ये हुई बात टर्नर सिंड्रोम की। अगर हम लोग बात करें क्लाइफेल्टर सिंड्रोम की, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लाइफेल्टर सिंड्रोम 44+XXY 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं वो तो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 47 गुणसूत्र लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 47 गुणसूत्र मतलब कि एक गुणसूत्र बढ़ गया है, एक गुणसूत्र बढ़ गया है। अब ये पूछा जाए किस में बढ़ा है, क्या दैहिक गुणसूत्र में बढ़ा है या फिर लिंग गुणसूत्र में बढ़ा है, तो आपको ये बताना है कि ये लिंग गुणसूत्र में बढ़ा है, क्योंकि दैहिक गुणसूत्र यहाँ पे 44 सेम है, लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, X और Y। तो लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे सिंड्रोम के जो रोगी होते हैं उनमें क्या बोलते हैं, फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, फीमेल जैसे लक्षण आ जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में। आपको बस ये याद रखना है कि क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में भी लिंग गुणसूत्र में ही चेंजेस आते हैं, मतलब कि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। हमने टर्नर सिंड्रोम में देखा था, टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो गई थी। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोलिज्म कहते हैं। क्यों मंगोलिज्म कहते हैं, क्योंकि जो इसका रोगी होता है वह एक तरह से नाटा रह जाता है, मतलब जो इस रोगी में जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बच्चे रोगी होते हैं वह क्या होते हैं, मोटे रहते हैं, एकदम से शरीर एकदम से फूल जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, माथे चौड़े हो जाते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। तो ये सब डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। अगर बात की जाए डाउन सिंड्रोम में, तो जो इसमें यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र होते हैं और जो एक बचता है 23वां जोड़ा गुणसूत्र वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है 21वें जोड़े में, 21वें जोड़े से मतलब आप अर्थ लगा लेंगे 21वें जोड़ा मतलब दैहिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। तो अगर बात करें दैहिक गुणसूत्र में किस गुणसूत्र में वृद्धि होती है, तो 21वें जोड़े गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है एक गुणसूत्र की, जिससे कि डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। तो ये हुई बात। अब हम लोग देखते हैं पटाव सिंड्रोम के बारे में। तो यहाँ पे पटाव सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ है 13वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि। 13वें जोड़ा मतलब क्या है, ये दैहिक गुणसूत्र है और इसमें एक और अगर इसमें भी देखा जाए तो दैहिक गुणसूत्र में जो 13वां जोड़ा जो गुणसूत्र है उसके अंदर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो आपको ये याद रखना कि डाउन सिंड्रोम में भी वृद्धि होती है, पटाव सिंड्रोम में भी वृद्धि होती है, लेकिन दैहिक गुणसूत्रों में वृद्धि होती है। डाउन सिंड्रोम के 21वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है और पटाव सिंड्रोम के 13वें
गुणसूत्र में वृद्धि होती है। तो ये हुई बात डाउन और पटाव की। अब बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम की। तो इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंतर्गत नाइट्रेट संदूषित भोजन अथवा जल से, मतलब इस रोगी में, मतलब इस रोगी के शरीर में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इस तरह के बच्चे क्या बोलते हैं, इनके शरीर नीला पड़ने लगता है और कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। पटाव सिंड्रोम की बात करें तो 13वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। पटाव सिंड्रोम की बात करें तो 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो जो हमारा लिंग गुणसूत्र है, जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और बात की जाए घटता किसमें है, तो टर्नर सिंड्रोम में घटता है लिंग गुणसूत्र में। टर्नर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र में एक घट जाता है। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान में रखनी है कि किसमें घटता है, किसमें बढ़ता है, किसके क्या क्या लक्षण हैं, और दैहिक गुणसूत्र में बढ़ता है या फिर लिंग गुणसूत्र में बढ़ता है, ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। जैसे कि हमने सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ लिया कि इसमें आरबीसी हंस्याकार हो जाती है। हमने पढ़ा वर्णांतर के बारे में कि यह एक्स गुणसूत्र की गड़बड़ी से होती है और इस रोगी में व्यक्ति लाल और हरे रंग में फ़र्क नहीं कर पाता, उसकी पहचान नहीं कर पाता। ऐसे रोगियों को क्या बोलते हैं, रेलवे में और ट्रैफिक पुलिस में नहीं लेते हैं। बात अगर हीमोफीलिया की तो इसको हम लोग शाही रोग कहते हैं, क्योंकि जो लंदन की महारानी विक्टोरिया थी, इन्हीं की वजह से ये बीमारी फैली। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें इसमें जो कोगुलेंट फैक्टर होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसकी अनुपस्थिति होती है रक्त में। यह एक्स संलग्न रोग है। तो यह थी कुछ बातें आनुवंशिक रोग के बारे में। आशा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको कोई और वीडियो या फिर कुछ और चीज़ आनुवंशिक रोगों के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर अब आनुवंशिकता के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आगे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।